गुड इवनिंग विद्यार्थियों। आज हम लोग कक्षा 9 के हिंदी की शुरुआत करेंगे और शुरुआत हम हिंदी गद्य साहित्य के विकास से करेंगे कि हिंदी गद्य साहित्य का विकास कैसे हुआ, क्या किया गया, कौन कौन लोग उसमें शामिल थे, ये सारी चीज़ें हम लोग आज जानेंगे। जिसमें अगर हम लोग देखें कि हिंदी गद्य साहित्य शुरू कहाँ से हुआ है, तो हम लोग देखते हैं कि हिंदी भाषा जो है वो 500-600 वर्ष पहले की भाषा नहीं है। उसके पहले हिंदी जैसी कोई चीज़ विशेष रूप से थी नहीं। तो थी क्या, इसका ओरिजिन से हम बात करते हैं कि इसका प्रारंभ ओरिजिन कहाँ से हुआ। तो अगर देखा जाए तो हम वैदिक काल की बात करते हैं, आज से लगभग 5000 साल पहले। तो 5000 साल पहले जो है वैदिक संस्कृत होती थी। हम भारतीयों की भाषा वैदिक संस्कृत थी। वैदिक संस्कृत में हमारे ग्रंथ ऋग्वेद लिखा गया है। इसके बाद में वैदिक संस्कृत के बाद में लौकिक संस्कृत का प्रादुर्भाव हुआ। भाषा में थोड़ी सी आसानी आई, कठोरता खत्म हुई। उसमें जो हमारे आदि कवि हैं लौकिक संस्कृत के, उनको वाल्मीकि को माना जाता है कि वाल्मीकि लौकिक संस्कृत के आदि कवि हैं। अब आपको मैं बताऊं, और आपको पता भी होगा, आपने पढ़ा है पिछले कक्षाओं में, कि वाल्मीकि की रचना है रामायण, जो कि संस्कृत में लिखी हुई गई है। और वाल्मीकि जी ने जीवन में जो पहली बार गेय पद गाया, गा के जो पद गाया, जो श्लोक गाया, वो है, आप लोगों ने पढ़ा है, एक क्रौंच पक्षी होता है, बहेलिया उसको मार देता है। तो ये तमसा नदी के किनारे नहाने जाते हैं और उसमें रास्ते में क्रौंची के विलाप को देखते हैं। तो उनके मुंह से अनायास से एक दो पंक्तियां निकलती हैं, मां निषाद प्रतिष्ठाम तम गमम शास्त्री समम। ये आपको याद होगा। फिर हम लोग आते हैं मध्यकाल पर। ये तो वैदिक काल की बात मैंने की। मध्यकाल में संस्कृत और टूटी और कमजोर हुई। तो एक जनमानस में एक भाषा निकल के आई, पाली भाषा बौद्धिस्ट इस्तेमाल करते थे, जो बौद्ध धर्म को अपनाने वाले, या आप जैसे आपकी लोकल भाषा है भोजपुरी, वैसे ही कुछ पाली भाषा संस्कृत की लोकल भाषा थी। मुख्य रूप से पाली भाषा में जो साहित्य लिखी गई है वो बौद्धिस्टों का त्रिपिटक लिखा गया है। त्रिपिटक पाली भाषा में रचित है। पाली भाषा का और दूसरा स्वरूप देखा गया। और थोड़ा बाद में आते हैं तो दूसरी भाषा आई प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा को मूलतः जैन धर्मावलंबी अपनाते हैं। उसमें प्राकृतिक भाषा का उपयोग उन्होंने किया। प्राकृतिक भाषा से फिर अपभ्रंश के बाद में सबसे अंतिम में अवहट्ट आता है। अवहट्ट मध्यकाल में लगभग 1400 ईस्वी तक अवहट्ट चलता है। 1400 ईस्वी के बाद में 1400 से 1850 ईस्वी तक पुरानी हिंदी होती है। पुरानी हिंदी में आपने सुना होगा कि हिंदी की वो 4 उन्नायकों के नाम, जिन्होंने हिंदी साहित्य में बहुत ही विशेष योगदान दिया, वो कौन कौन से थे। तो वो 4 महान उन्नायक जो थे, वो सदल मिश्र, जिन्होंने नासिकेतोपाख्यान लिखा। दूसरे नंबर पर मुंशी इंसाअल्लाह खां, जिन्होंने रानी केतकी की कहानी लिखी। तीसरे नंबर पर सदा सुखलाल थे, जिन्होंने सुख सागर लिखा, और लल्लू लाल थे, लल्लू लाल ने प्रेम सागर लिखा। आपको मैं बताऊं कि 1850
के 10-15 साल पहले संक्रमण काल था। अब संक्रमण काल का आशय क्या है? जैसे देखिए, कोई एक पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है कि आज 21 अप्रैल है तो 21 अप्रैल से खड़ी भाषा का इतिहास स्टार्ट होता है, खड़ी बोली गद्य साहित्य का इतिहास शुरू होता है। ऐसा कुछ नहीं है। एक संक्रमण काल होता है जिसमें 10, 20, 25 साल होते हैं कि कुछ पुरानी हिंदी का मिश्रण किया गया, कुछ नई हिंदी का मिश्रण किया गया। उसके बाद में धीरे 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 करके नई हिंदी की शुरुआत होती है। फिर हम लोग देखते हैं सन 1968 से भारतेंदु युग आधुनिक हिंदी का प्रारंभ होता है और आधुनिक हिंदी में सबसे पहले भारतेंदु युग 1968 से 1900 तक 1868 से 1900 तक उसको भारतेंदु युग को माना जाता है। और इसके युग प्रवर्तक अर्थात भारतेंदु युग भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाम से लिया गया है। फिर भारतेंदु युग के बाद में जो दूसरा युग आता है वो आता है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग में बच्चों को कई बार कंफ्यूजन होता है कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी युग प्रवर्तक थे या आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। सॉरी। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी युग प्रवर्तक थे हिंदी के दूसरे युग जो द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। फिर इसके बाद में शुक्ल युग तीसरा युग, और शुक्ल युग का दूसरा नाम छायावादी युग, और चौथा और अंतिम युग जो अभी तक चल रहा है। शुक्ल युग 1919 से 1938 तक चला है। मैंने आपको बताया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल बस्ती जिले के अगौना गांव में पैदा हुए थे और इन्होंने हिंदी साहित्य के विकास में हिंदी साहित्य का इतिहास पूरा रच डाला, हिंदी साहित्य का इतिहास पूरा लिख डाला। ये बहुत ही जबरदस्त किस्म के आलोचक और निबंधकार थे, जिन्होंने कुछ काव्य ग्रंथ भी लिखे हैं, इसको जानने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता अभी नहीं है। जब हम अगले वर्ष इनके विषय में पढ़ेंगे, इनका एक पाठ है मित्रता, उसको अगले वर्ष पढ़ा जाएगा। तो हम थे अभी तक शुक्ल युग अथवा शुक्ल युग अथवा छायावादी युग, जिसका कालक्रम है 1938। आपको मैं बताऊं, शुक्ल युग को जो छायावादोत्तर युग कहा जाता है, छायावादियों का कुछ अलग विशेषता होती है और छायावाद युग को जिंदा करने के लिए चार स्तंभ का अर्थ यहाँ 4 आदमियों से लिया जाएगा। सबसे पहले नंबर पर जयशंकर प्रसाद, दूसरे स्थान पर हैं सुमित्रानंदन पंत, तीसरे स्थान पर हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। ये चारों छायावादी युग के स्तंभ कहे जाते हैं। इसके बाद आते हैं हम लोग शुक्लोत्तर युग या छायावादोत्तर युग, जो 1938 से अब तक चला आ रहा है। इसको शुक्लोत्तर युग अथवा छायावादोत्तर युग कहते हैं। ये आपने विकास क्रम को पढ़ लिया, विकास क्रम को देख लिया। इसके बाद में हम आपको बताते हैं कि गद्य और काव्य में मूलभूत अंतर क्या होता है। तो गद्य में व्याकरण होता है। सबसे पहली चीज, गद्य में व्याकरण होता है, व्याकरण के हिसाब से गद्य चलता है। काव्य में व्याकरण नहीं होता है, अर्थात होता भी है अगर तो कई बार व्याकरण का उल्लंघन हो जाता है। इसमें गद्य में एक और अंतर है, गद्य में लय नहीं होता, केवल ऐसे ही पढ़ दिया जाता है, जबकि काव्य को एक लय से पढ़ा जाता है। उसमें छंदों के हिसाब से उसके लय निर्धारित होते हैं। ये 2 मूलभूत अंतर है। आपको मैं बताऊं, गद्य की कुछ विधाएं हैं। जैसे उसको 4 खंड में बांटा गया है। सबसे पहले कथा के हिसाब से, कथात्मक जिसको बोलते हैं, कथात्मक के बाद में दूसरे स्थान पर है दृश्यात्मक के बाद में फिर तीसरे नंबर पर विचारपरक और चौथे नंबर पर अन्य विधाएं हैं। तो कथात्मक में मैं आपको बताऊं 2 प्रकार की विधाएं हैं।
पहला कहानी। कहानी क्या है? 5 पेज, 10 पेज, 15 पेज की छोटी छोटी कहानियां होती हैं, उसको कहानी बोलते हैं। अगर यही कहानी 150, 200, 250 पेज की हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं? इसको उपन्यास कहते हैं। और ये बेसिकली ये दोनों चीजें कथा ही हैं। तत्पश्चात दूसरा है दृश्यात्मक। दृश्यात्मक में नाटक और एकांकी आते हैं। फिर आपको मैंने बताया विचारात्मक या विचार प्रधान जो होते हैं, उसमें 3 चीजें, निबंध, आलोचना और समीक्षा की जाती है। और अन्य विधाओं में रेखा चित्र, जीवनी, संस्मरण, आत्मकथा, पत्र, डायरी, ये सारी चीजें आती हैं। एक अन्य प्रकार की रचना होती है जिसको बोलते हैं चंपू काव्य। चंपू काव्य की जो विशेषता है, ध्यान से सुनिएगा, चंपू काव्य उसे कहा जाता है जो गद्य और काव्य के मिश्रण से बनता है, उसे ही चंपू काव्य कहा जाता है। तो ठीक है, जो मैं आपको नोट्स भेज रहा हूं इसको आप अपने कॉपी पर लिख लीजिए, और अगर कोई समस्या आती है तो आप हमको संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर आप जानते हैं।